नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा मॉक टेस्ट 10 है और हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में पहला राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पैराट्रपर्स प्रशिक्षण स्कूल स्थापित है? तो वो आगरा में है। यहाँ पर पैरा ट्रिपर्स नहीं होगा, पैरासूट्स होगा दोस्तों। कहाँ पर पैरासूट्स प्रशिक्षण स्कूल स्थित है? तो वो आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये 1992 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में नगरीय टैक्सी सेवा कब शुरू की गई थी? तो 2013 में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महानगर बस सेवा तो 1992 में शुरू की गई थी और टैक्सी सेवा 2013 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 340 किलोमीटर लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 10 जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? तो आजमगढ़ से नहीं गुजरता। बाकी बुलंदशहर, प्रतापगढ़ और हरदोई से होकर गुजरता है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेशनल हाईवे 27 का पुराना नाम क्या है? तो नेशनल हाईवे 25 और 28 इसका पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल हाईवे 719 का पुराना नाम क्या है? तो उसका नाम है 92, यानी नेशनल हाईवे 92। नवा क्वेश्चन, नेशनल हाईवे 719 का पुराना नाम, तो पुराना नाम नेशनल हाईवे 92 था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय राजमार्ग 227A को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राम जानकी मार्ग से भी जाना जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 227A है इसका अन्य नाम राम जानकी मार्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 128 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 156.90 किलोमीटर। तो आप याद करना, 156 किलोमीटर इसकी जो है यूपी में लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग 128 की। राष्ट्रीय राजमार्ग वो राजमार्ग होते हैं जो एक से ज़्यादा राज्य में जिनका जो विस्तार है वो रहता है, और राज्य राजमार्ग वो रहते हैं जो जिस राज्य से शुरू होते हैं उसी राज्य में ख़त्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 522 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 64.80 किलोमीटर। तो आप याद करना 65 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई यूपी में 65 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में यातायात का सबसे ज़्यादा परिवहन होता है? तो सड़कों से सर्वाधिक परिवहन होता है। ना तो जल मार्ग से होता, ना हवाई मार्ग से होता, ना रेलवे मार्ग से सबसे ज़्यादा परिवहन होता। सबसे ज़्यादा परिवहन होता है सड़कों से।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो 2004 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो 2004 में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की चौड़ाई कितना करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 4 मीटर। यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई गई हैं, आप सभी को पता होगा, क्या जो गांवों को जोड़ने का काम करती हैं वो ग्रामीण सड़कें होती हैं, और ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है। इनकी जो अब जो चौड़ाई की बात चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो सड़कें होती हैं बहुत नेड़ी सड़कें होती हैं, तो अब 4 मीटर की चौड़ाई इन सड़कों की रखी जाएगी। तो ये प्रस्ताव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कॉरपोरेट कार्यालय स्थापित है? तो लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी? तो 2017 में। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में परिवहन के करों एवं शुल्कों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त, यानी दोनों के द्वारा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, कराधान अधिकारी के आदेश को चुनौती दी जा सकती है कितने दिनों के अंदर? तो मात्र 30 दिनों के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आप कराधान अधिकारी के आदेश को चुनौती दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार द्वारा उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो फेम योजना का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान समय में भारत में कितने रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन हैं? तो 2,56,980। क्वेश्चन नंबर 23, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण का योजना काल कब से कब तक रहा है? जो हमने बात की है, फेम इंडिया योजना का जो बजट रखा गया है वो 10,000 करोड़ रखा गया है। और इसके दूसरे चरण की बात कर लेते हैं, इसका योजना काल क्या रहा है? तो ये अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक वाहन के समक्ष विद्यमान चुनौतियां हैं? तो उच्च आरंभिक लागत, तो हम सभी को पता है अभी वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाते हैं उनमें जो लागत है वो ज़्यादा लगती है। सीमित चार्जिंग अवसंरचना, तो ये भी राइट हो जाएगा। रेंज एंग्जाइटी, तो ये भी सही है, क्योंकि एक रेंज है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड चला सकते हो चार्ज करके। सीमित मॉडल विकल्प, तो यानी जो बनाने के मॉडल हैं वो भी वर्तमान समय में सीमित है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2022 में दुनिया में प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 26, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो वायु प्रदूषण का कौन सा कारण नहीं है इसमें से? कूड़ा कचरा जलाना ये कारण है, पटाखे जलाना ये भी कारण है, हानिकारक गैसों और धुएं छोड़ने वाले उद्योग ये भी कारण है, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा विद्युत वाहन, ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव।
ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हृदय वाहिका प्रणाली को प्रभावित करता है। हाइड्रोकार्बन ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा दिखाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये संक्रामक रोग हो सकता है इससे। पर सीसा जो है एक फुसफुसिया कार्य नहीं है दोस्तों, ये हमारा जो विकल्प है गलत हो जाएगा। क्योंकि सीसा या लेड भी कहते हैं इसे, जब ये पेट्रोल की उपस्थिति में आता है तो प्रदूषण करने में बहुत मदद करता है। यानी पेट्रोल जो जलता है वो शीशे की उपस्थिति में जलता है और पेट्रोल उसके बाद क्या करता है, यानी कि वायु प्रदूषण करता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट ऑफ ग्लोब एयर 2020 जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष वायु कानून में संशोधन करके ध्वनि प्रदूषण को भी नागरिकवाद दायर कानून के अंतर्गत लाया गया? तो 1987 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि नियंत्रण कानून कब पारित किया गया? तो वर्ष 2000 में। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए 12 जनवरी 2017 को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान अधिसूचित किया गया था। उसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक की कितनी श्रेणियां बनाई गई थीं? तो उसमें वायु गुणवत्ता की 4 श्रेणियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवा गुणवत्ता सूचकांक, दूसरी तरफ रेटिंग दे रखी है। तो 0 से 50 ये अच्छा माना जाएगा, 51 से 100 संतोषजनक और 301 से 400 थोड़ा प्रदूषित नहीं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसे देखते हुए, यानी ये सुमेलित नहीं है। और 401 से 500 ये गंभीर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत कितने साल पुरानी कार का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो 20 साल पुरानी कार का उपयोग नहीं कर सकते जो नवीन स्क्रैप पॉलिसी आई है। क्वेश्चन नंबर 34, पुराने वाहन को रखने के नुकसान क्या हैं? 15 वर्ष पुराने वाहन को रखना महंगा साबित होगा, तो बिल्कुल। राज्य सरकारें रोड टैक्स के साथ साथ ग्रीन टैक्स भी लगाएंगी, ये भी सही है। वाहन मालिक को टैक्स चुकाना होगा, तो बिल्कुल चुकाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी विकल्प हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नवीन स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों के ई वेस्ट का मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं, स्वास्थ्य संबंधी व्याधि उत्पन्न होती है, जेनेटिक व्याधि भी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक SO2 उत्सर्जन करने वाला देश है? SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है जो सबसे ज़्यादा करता है? तो मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 37, परिवेशी ध्वनि निगरानी तंत्र की शुरुआत कब हुई? तो 2011 में। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली सरकार द्वारा ओड इवन नियम कब लागू किया गया? तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 39, नाबालिग द्वारा वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर उसे कितने वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा? तो 25 वर्ष की उम्र तक उसे लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40,
बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक्सप्रेसवे सामान्यतः कितने लेन के होती हैं? तो सामान्यतः 4 से 6 लेन के एक्सप्रेसवे होते हैं, इससे कम के नहीं होते, इससे ज़्यादा के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहन जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं होती हैं, इनकी एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति तय की गई है। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 8 सीटर से ज़्यादा वाहन होते हैं और जो सवारियों को ले जाने का काम करती हैं, जैसे बसें वगैरह हो गई, तो उनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो ट्रक वगैरह होते हैं, जो माल ढोने वाले वाहन होते हैं, उनकी स्पीड एक्सप्रेसवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर 43, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं वाहन के दाईं ओर से। हमेशा आपको जो वाहन को ओवरटेक करना है, जैसे ये वाहन चल रहा है इस तरीके से, आपका वाहन इसके पीछे है ना, तो आप इधर से ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको हमेशा ओवरटेक इधर से करके तब आगे निकलना है। क्वेश्चन नंबर 44, वाहन की पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि होती है 6 माह। देखिए, वाहन की पीयूसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि 6 माह होती है, लेकिन ये 6 माह जो है ये पहले होती थी। अभी क्या है, BS6 के इंजन सभी मोटर वाहनों में लग चुके हैं, मोटरसाइकिल हो या गाड़ियां हो। तो BS6 के जब से इंजन लग चुके हैं ना वाहनों में, तब से क्या है, पीयूसी प्रमाण पत्र नियंत्रण जो है, जो पीयूसी बनवाते हैं हम, तो उसकी अवधि 1 वर्ष की हो चुकी है, यानी 12 माह की। तो आपको जो है, अगर इस तरीके से पूछ ले, वर्तमान समय में अगर आप पीयूसी बनवाओगे ना, तो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की वैलिडिटी होगी। ये 6 माह का तब तक था जब तक BS6 के जो इंजन है वो नहीं लगाए गए थे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको 6 माह भी मिल जाएगा और 1 वर्ष भी मिल जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ, आपको जो राइट आंसर चलना है, अगर वो एक सन दे दे, यानी 2020 तक पीयूसी सर्टिफिकेट जो बनवाते थे उसकी अवधि कितनी होती थी, तो आप 6 माह लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद से जो है 1 साल के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट बनने शुरू हो चुके हैं। यानी वर्तमान समय में आप कहीं पर भी बनवाओगे ना पीयूसी सर्टिफिकेट, यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, वो 1 वर्ष के लिए बनाया जाएगा। क्योंकि BS6 के इंजन जब से लगने शुरू हुए हैं मोटर वाहनों में, तब से 1 वर्ष का पीयूसी सर्टिफिकेट बनना शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में 4 पहिया वाहनों की स्टीयरिंग होती है, तो वो दाएं तरफ होती है। पर विदेशों में जो होती है 4 पहिया स्टीयरिंग जो होती है वो बाएं तरफ होती है, अपने देश में दाएं तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, पीला नंबर प्लेट उपयोग किया जाता है, तो व्यावसायिक वाहन में, यानी जो माल ढोने वाले वाहन होते हैं या फिर जो सवारी ढोने का कार्य करते हैं, वो पीला नंबर प्लेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, एक लाल रंग की सीमा और 2 लाल विकर्ण रेखाओं के साथ एक गोलाकार नीला चिन्ह जिसका अर्थ है बिना रुके चलें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जब एक ट्रैफिक लाइट लाल होती है तो यह इंगित करता है कि आप रुक जाएं, आप चल दिए, सावधानी से आगे बढ़ें, वर्तमान गति बनाए रखें, तो आप रुक जाएं। जब रेड लाइट हो जाएगी सिग्नल पर, ट्रैफिक लाइट लाल हो जाती है, तो उसका मतलब हो जाता है आप रुक जाएं। और येलो लाइट का मतलब ये होता है कि आप अगर चल रहे हैं और येलो लाइट बल गई तो आप रुकने की स्थिति में आ जाएं। और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं। और देखिए, येलो लाइट का जो समय होता है ना, येलो लाइट कितने टाइम के लिए जलती है, तो वो 3 सेकंड के लिए जलती है। क्वेश्चन नंबर 49, तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी अनिवार्य है, ये किसके लिए अनिवार्य है?
तो कार चालक के लिए, दो पहिया चालक और तीन पहिया चालक तीनों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50, नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन होता है जो दुर्घटना के बाद पुलिस को फ़ोन करे, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले गया हो, जो दुर्घटना के बाद पीड़ित को तत्काल चिकित्सीय मदद प्रदान करे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, किसी दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति निम्न में से किसके लिए बाध्य है? टेलीफोन नंबर देने के लिए बिल्कुल नहीं, अस्पताल में भर्ती की औपचारिकता पूरी करने के लिए बिल्कुल नहीं, उपचार व्यय वहन करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी के लिए भी वो जिम्मेदार नहीं है या वो बाध्य नहीं है। मैंने इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाई थी, गुड समैरिटन या नेक व्यक्ति के बारे में। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन को गलत भी नहीं करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, वाहन को रिवर्स करने से पहले क्या करना चाहिए? वाहन को रिवर्स करने से पहले तो वाहन के पीछे चेक कर लें। अगर वाहन को आप रिवर्स करना चाहते हो, वाहन को पीछे की ओर लेके जाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो वाहन के पीछे आपको चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं? तो लगभग 1.5 लाख लोग। क्वेश्चन नंबर 54, सड़क सुरक्षा पर तृतीय वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था जो सड़क सुरक्षा से संबंधित था? तो 2020 में। क्वेश्चन नंबर 55, वाहन को दुर्घटना स्थल से तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक कोई पुलिस अधिकारी इसकी इजाज़त न दे, जान बचाने के लिए गाड़ी हटाना ज़रूरी न हो, आग लगने का खतरा न हो, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, यदि बारिश या धुंध की संभावना हो तो वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए? चलने से पहले वाइपर चेक करें, खिड़कियों के शीशे तथा विंडस्क्रीन को चलने से पूर्व साफ करें। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, ईंधन भरते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, धीमी गति से वाहन चलाते हुए जांच करनी चाहिए, किस चीज़ की जांच करनी चाहिए? तो असामान्य आवाज़ अगर कोई वाहन से आ रही है तो उसकी जांच करें, स्टीयरिंग प्रभाव है या नहीं उसकी जांच करें, फुट ब्रेक प्रभावी है या नहीं उसकी जांच करें। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, एक सड़क संकेत प्रभावपूर्ण होने के लिए उसमें विशेषताएं होनी चाहिए। ध्यान आकर्षित करें, स्पष्ट व साधारण अर्थ प्रदर्शित करें, आवश्यकता को पूरा करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, परिवहन उद्योग के क्षेत्र में एआई का योगदान क्या है? तो यातायात प्रबंधन, अनुकूलित रूटिंग और लॉजिस्टिक्स तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61, परिवहन के क्षेत्र में कंप्यूटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है कंप्यूटिंग का प्रयोग परिवहन के क्षेत्र में? तो बेड़े प्रबंधन, मार्ग योजना, माल ट्रैकिंग के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना पता हो और उपयुक्त सभी दे रखा हो या उपयुक्त दोनों दे रखा हो तो उसे टिक कर देना।
99% चांस है वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ई चालान ऐप का उपयोग कब से परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो जून 2017 से। क्वेश्चन नंबर 63, BH सीरीज नंबर प्लेट अन्य नंबर प्लेट से किस प्रकार भिन्न है? यह नंबर प्लेट सीरियल के साथ प्रदान किया जाता है या यह नंबर प्लेट क्रम रहित प्रदान किया जाता है? तो तो यह नंबर प्लेट क्रम रहित प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, BH सीरीज नंबर प्रदान किया जाता है, ये किसे प्रदान किया जाता है? तो ये सेना के कर्मचारियों या अधिकारियों को प्रदान किया जाता है BH सीरीज नंबर, क्योंकि अगर आपके पास BH सीरीज नंबर की गाड़ी है तो आप देश में कहीं पर भी ले जा सकते हो। हालांकि इनके अलावा भी प्रदान किया जाता है, उस व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। जैसे आप हो, आपके 4 राज्यों में 4 ऑफिस हैं और आपको आने जाने का इतना ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको भी BH सीरीज नंबर प्लेट प्रदान की जा सकती है। और एक चीज़ और, BH सीरीज नंबर प्लेट में किसी को भी VIP नंबर नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 65, HSRP नंबर प्लेट में यूनिक लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या कितने अंकों का होता है? तो 10 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 66, टू व्हीलर वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ता है? अगर टू व्हीलर के लिए आप HSRP नंबर प्लेट प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो 400 रुपये का भुगतान करना होगा और 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे जो होलोग्राम का स्टिकर लगेगा। तो टोटल 500 रुपये जाएंगे, पर इन्होंने HSRP नंबर प्लेट के लिए बोला है, बाकी होलोग्राम के लिए नहीं बोला, तो 400 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत स्टेज 6 के अनुपालन में पेट्रोल वाहनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग कितने प्रतिशत कमी आएगी? तो 25% की कमी आएगी। क्वेश्चन नंबर 68, किसके अनुसार वाहन बीमा के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना आवश्यक है? तो भारत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत वैध PUC प्रमाण पत्र न होने पर वाहन मालिक पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो धारा 190(2) के तहत। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में सड़कों को चिन्हित करने के लिए किस रंग का व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो सफ़ेद व पीले रंग का। जो आपने रोडों पे देखा होगा तो उसके बीचों बीच में जो देखा होगा आपने, तो पीले कलर की पट्टी या सफ़ेद कलर की पट्टी आपको दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 71, 2023 में कौन सा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? तो 34वां। और 2024 में 35वां मनाया गया। 2024 में 35वां और 2025 में कौन सा मनाया जाएगा? तो 36वां मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, एग्रीगेटर का अर्थ क्या है? तो परिवहन के उद्देश्य से यात्री को ड्राइवर से जोड़ने का स्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की गाड़ी नेक करने पर यदि पल्स नहीं चल रही हो तो क्या करना चाहिए? तुरंत CPR की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इस यातायात संकेत चिन्ह का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर वाहन खड़ा करना निषिद्ध है, यानी पार्किंग निषिद्ध है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
इस चिन्ह का तात्पर्य क्या है कि आप अपने वाहन को सीधा ले जा सकते हैं, बाएं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों सीधा भी ले जा सकते हैं और बाएं भी ले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, इस यातायात संकेत से आप क्या समझते हैं? तो आगे चौराहा है, इस तरीके से अगर दिखाया दे जाता है इस तरीके से चिन्ह में, तो इसका मतलब है आगे चौराहा है। क्वेश्चन नंबर 77, 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? 34वें सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 की थीम क्या थी? तो स्वच्छता व सड़क सुरक्षा इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 78, आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह किस प्रकार के होते हैं? तो गोल आकृति में लाल किनारे वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, इस तरीके का जो चिन्ह प्रदर्शित करता है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है जो आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 79 में? आगे रास्ता बंद है, आगे जाने पर खतरा, आगे स्पीड ब्रेकर, आगे रास्ता दो भागों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये रास्ता आगे दो भागों में विभाजित हो रहा है, दाएं और बाएं। क्वेश्चन नंबर 80, यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आगे आराम कक्ष है, आगे रेलवे प्रतीक्षा, आगे अस्पताल है, आगे अधिकारी आराम गृह है। तो दोस्तों इसका मतलब है आगे अस्पताल है। और दूसरी चीज, आगे अस्पताल है तो दिखाना चाहिए इसको, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह जरूर लगा होना चाहिए, तब उसका मतलब हो जाता है आगे अस्पताल है। पर अगर क्रॉस का चिन्ह नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि आगे आराम कक्ष भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह अगर नहीं है लगा हुआ ना, तो फिर उसका मतलब हो जाएगा आगे आराम कक्ष है, और क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ तो उसका मतलब है आगे अस्पताल है। तो अभी चित्र पूरी तरीके से विजुअल नहीं है, तो इस तरीके से मैं इन दोनों को आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर भी अगर क्रॉस का चिन्ह आप देखो तो उसका मतलब आप मानना कि भाई आगे अस्पताल है, और क्रॉस का चिन्ह नहीं है तो मानना कि आगे आराम कक्ष है। अब 20 क्वेश्चन हम यूपी जीके के कर लेते हैं इसके साथ ही। तो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी जिसमें दी हुई है, ऐसा ही आपको वहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 शहरी निकाय हैं। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? तो श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 84, कल्प योजना संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से। कल्प योजना का जो संबंध है वो प्राथमिक शिक्षा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो 6 अनुभाग हैं। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो वो झांसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर 88, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो प्रयागराज में।
क्वेश्चन नंबर 90, इखलास खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो बदायूं में। क्वेश्चन नंबर 91, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो राजा चेत सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई कितनी है लगभग? तो ये पहले भी हमने बताया था, तो यूपी जीके में भी ये क्वेश्चन बन सकता है। 302.2 किलोमीटर यानी 302 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश के किस जिले यानी पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पीतल का बड़ा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 95, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो सर्वाधिक विकसित जो क्षेत्र की बात है तो वो पश्चिमी क्षेत्र ही है उत्तर प्रदेश का विकसित, क्योंकि हरित क्रांति भी सबसे पहले पश्चिमी यूपी में ही आई थी। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग नगरी कौन सा कहलाता? वो फिरोजाबाद कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर चूड़ी वगैरह का बहुत ज़्यादा काम होता है, यानी कांच के लिए फेमस है, कांच के काम के लिए फेमस है फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ उद्योग दे रखे हैं। तो मुरादाबाद पीतल का काम होता सही है। प्रतापगढ़ कालीन, तो प्रतापगढ़ में नहीं होता, कालीन का काम भदोही में होता है, कालीन का काम, तो बी हमारा गलत हो जाएगा। तो उनने कहा है कि एक युग में सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। बरेली में फर्नीचर का और सहारनपुर में कागज का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो वो कपास है, जो व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती है बट बहुत ही कम मात्रा में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? तो रबी की फसलें कौन सी फसलें होंगी? जो गेहूं के साथ में फसलें बोई जाएंगी। तो गेहूं और मक्का तो साथ में नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा। गेहूं और कपास भी साथ में नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा हमारे पास, गेहूं चना मटर जो ये साथ में होती हैं, तो ये प्रमुख रबी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? यूपी की प्रथम वाणिज्यिक उपज पूछी है, तो वो गन्ना है, और गन्ना एक नकदी फसल भी है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कि हमारे जो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खालिस्तान का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या बनाया जाता है? तो स्लाइड्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आईओ डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? तो वो टेप ड्राइव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोफोन खालिस्तान डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो भाई माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और ये इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 5, MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों या रोज जिनको कहते हैं कि कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो 1। MS वर्ड में अगर टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या की बात करें तो वो 1 हो सकती है,
मैक्सिमम तो आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है, तो वो OCR होती है। OCR की आप फुल फॉर्म बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, वीडियो का क्या मतलब है? तो यहाँ पर वीडियो की इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है, तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है वीडियो को। अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ रहे ना वीडियो की, तो आपको बताना है वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें? तो प्लोटर आउटपुट डिवाइस है। प्लोटर से आपको पता होगा जो बड़े बड़े पोस्टर बनाए जाते हैं वो प्लोटर की मदद से बनाए जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक स्कैनर, ट्रैक बॉल और लाइट पेन जो है ये इनपुट डिवाइस हैं और प्लोटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 9, अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? मैंने पहले आपसे OMR की फुल फॉर्म पूछी है, अगर आपको ये पता है OMR की फुल फॉर्म क्या तो आप बता सकते हो। तो OMR में M का जो पूर्ण रूप पूछा है इसका मतलब है मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, TCP या IP नेटवर्क में कितने लेयर होती हैं? तो 5 लेयर होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TCP या IP नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं? तो 5 लेयर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संदेश में से कौन सा संदेश एक DHCP क्लाइंट द्वारा प्रसारित किया जाता है जब यह नेटवर्क से जुड़ने का पहला प्रयास करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, DHCP डिस्कवर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच किस चीज़ के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है? तो ये पैकेट के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र इंटरनेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या था और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र गोफर था और इसे बिल गेट्स द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये गलत है, गोफर नहीं था। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये पहला वेब ब्राउज़र था और टिम बर्नर्स ली ने जो है इसे विकसित किया था, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम वाइल्ड वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW था और इसे जो विकसित किया था वो टिम बर्नर्स ली ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकती हैं? तो कुकीज़ में आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है या साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकती हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कंप्यूटर में जो जहां पर आपको एक विकल्प ऐसा जाना पहचाना मिल जाएगा और उस प्रश्न से रिलेट करता हुआ दिख जाएगा। तो आपको सिर्फ यही चीज़ पे फोकस करना है, जो क्वेश्चन टफ लगे ना बस आपको जो है उसके ऑप्शन देख लेने हैं कि कहीं ये तो रिलेटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसके विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये ईमेल जो है ईमेल का विकास किया था। फुल फॉर्म लिखा हुआ आ जाता है आर टॉमिल्सन, आपने लिखा हुआ देखा होगा पर यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखी है यानी कि रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन।
इन्होंने जो है ईमेल को बनाया था, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, अनापेक्षित ईमेल या जंक ईमेल होता है तो वो स्पैम होता है। जो स्पैम में देखोगे अभी ईमेल देखना अपने फ़ोन की खोल के, और एक फ़ोल्डर होता है स्पैम का बना हुआ, उसमें देखोगे तो जितने भी ईमेल मिलेंगे स्पैम वाले में वो सारे जंक मेल होते हैं या अनअपेक्षित होते हैं। जैसे कोई कंपनी वगैरह भेज देती है या फिर किसी कंपनी का आप सिम चला रहे हो वो आपको ईमेल करती है, वो सारे स्पैम में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी लिनक्स सिस्टम की विशेषता है? तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 20, नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? तो फोर्क। क्वेश्चन नंबर 21, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट सिस्टम की शुरुआत की थी? देखिए आईआरसीटीसी जो है ये एक, इस वेबसाइट से आप टिकट वगैरह भी देख सकते हो, अपना जो रिजर्वेशन वगैरह करवाते हो। तो ये रेलवे की वेबसाइट है आईआरसीटीसी जो है, और इसने एक कंपनी के साथ में मिलकर इंटरनेट टिकट सिस्टम की शुरुआत की है। वो कंपनी कौन सी है? तो वो क्रिस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 22, सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है? तो इनबॉक्स। क्वेश्चन नंबर 23, यूटीआर का पूर्ण रूप क्या है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 24, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के फास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो MICR। इसकी भी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में सेल फोन ग्राहकों की संख्या क्या है? तो और अधिक बड़ा है, सेल फोन ग्राहकों की संख्या में और अधिक बड़ा है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगकर्ताओं को सर्वर से अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर फाइलें स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? तो FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है FTP की। क्वेश्चन नंबर 27, बिग डाटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वो जॉन मसी ने किया। क्वेश्चन नंबर 28, साइबर सुरक्षा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा यह बताता है कि सुरक्षा तंत्र यथासंभव छोटा और सरल होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्र की अर्थव्यवस्था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कोड रेड एक प्रकार का क्या है? तो ये कंप्यूटर वायरस है, कोड रेड याद रखना है आपको। कोड रेड कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक प्रकार नहीं है? तो एकता आधारित AI एजेंट ये AI का जो है एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, AI एजेंटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है? तो प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमान एजेंट का उदाहरण है? तो स्वायत्त अंतरिक्ष यान भी, मानव भी, रोबोट भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उन डेटा सेटों से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है
जो पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संसाधित करने के लिए बहुत बड़े या जटिल हैं। तो मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय NO SQL डेटाबेस है जिसका उपयोग बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है? तो मोंगोडीबी। क्वेश्चन नंबर 35, एकाधिक स्रोतों से डेटा को एक एकल एकीकृत दृश्य में संयोजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डेटा इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन में हम समस्या को हल करने के लिए गहन शिक्षण का उपयोग कर सकते हैं? तो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, विदेशी कणों का पता लगाना, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, IoT डाटा स्केलेबिलिटी में क्या शामिल है? तो डाटा स्टोरेज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? तो वेब सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 39, स्प्रेडशीट फाइल के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो .xlsx, यानी एक्सेल की फाइल के बारे में बात की है। स्प्रेडशीट फाइल भी कह देते हैं, या एक्सेल की फाइल जो होती है, एक्सेल के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है .xlsp होता है। अगर पावर पॉइंट के लिए बात करें तो उसका जो है .pptx हो जाएगा। और अगर बात करते हैं वर्ड के लिए, वर्ड प्रोसेसर या MS वर्ड के लिए, तो .docx हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, रन कमांड डायलॉग बॉक्स में खालिस्तान कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रम आदेश आरंभ कर देगा। तो winword.exe। देखिए, इसे मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपके समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन। जब आप MS वर्ड खोलना चाहते हो अपने कंप्यूटर में या PC में, तो जो कीबोर्ड होता है रखा हुआ, तो वहाँ पर एक या तो विंडो का बटन होता है, कीबोर्ड पर देखना विंडो का बटन इस तरीके से होता है, या तो आप उस पर क्लिक कर दो, या फिर रन कमांड पे जाकर ना आप इसे डायल कर दो winword.exe, और एंटर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो तुरंत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल के आ जाएगा। तो बेसिकली यही इसमें कहा गया था। माइक्रो वर्ड कुछ ऐसा नहीं लिखना, MS वर्ड भी नहीं लिखना, winword.exe लिखना होता है, और एंटर का बटन दबा दो, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? तो कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? चार्ट शीट नहीं कहेंगे, PDF भी नहीं, वर्कशीट भी नहीं, वर्क बुक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ALU क्या है? तो ALU CPU का भाग है। इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, और CPU की फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और CU जो होता है यह भी CPU का ही भाग होता है। तो इन्होंने कहा निम्नलिखित का पार्ट है, तो CPU का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो परम युवा 2 यह भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस।
क्वेश्चन नंबर 46, एनएलपी में कोरेफरेंस रेजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। तो वो किया गया है एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य। ए टास्क ऑफ फाइंडिंग ऑल एक्सप्रेशन दैट रेफर टू द सेम एंटिटी इन ए टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन डीडीए शब्द का सही पूर्ण रूप है? तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे माइनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, फुल फॉर्म ऑफ एसवीजी इज। एसवीजी का पूरा रूप यानी इसका पूर्ण रूप पूछा है एसवीजी का। तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 150 क्वेश्चन हमने कराए हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद है क्या जितना भी कुछ अभी तक प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट में कराया या पढ़ाया है वहीं से आपका जो एग्ज़ाम है वो बन जाएगा, और उसमें जो बेहतर बेनिफिट देखने को मिलेगा वो प्रैक्टिस सेट से मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया था, क्योंकि मॉक टेस्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन किया भी नहीं था, और मॉक टेस्ट उनके लिए थे जो प्रैक्टिस सेट जिन्होंने कर रखे हैं दोस्तों। बाकी चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल लगी होंगी मॉक टेस्ट में, पर मॉक टेस्ट भी अगर आपने कर लिए तो वो आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।